एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बताओ। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता है। पहला क्या है? क्रॉप वैरायटी होता है। सबसे पहले बीज की क्वालिटी, गुणवत्ता। दूसरा, क्रॉप प्रोडक्शन, तीसरा, तो क्रॉप अब प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में भी कुछ पॉइंट्स हैं। वे 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं? ये बहुत अच्छा मैंने बोला। पहला कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और दूसरा क्या बताया? और तीसरा हर चीज को पता है। फिर से बता दो तीनों। इरिगेशन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तीसरा चलो तो अभी हम सेकंड पॉइंट पे हैं। दैट इज हमने क्रॉप की वैरायटी तो इम्प्रूव कर ली, हमने उसका सीड अच्छी क्वालिटी का कर लिया। अब वो सीड ऐसा हमको मिल गया है जो कम फोटो पीरियड में जल्दी जल्दी उपज देगा, और उसमें एग्रोनॉमिक करेक्टर्स भी हैं। अगर हमको फॉडर चाहिए तो वो प्रोफ्यूज ब्रांचिंग देगा, घनी ब्रांचिंग देगा, और अगर हमको सीरियल्स चाहिए तो वो ड्रॉप देगा और उसी में ही फसल दे देगा। ये सारी चीज़ें, वो सैलिनिटी से भी प्रभावित नहीं होगा, फ्लड से भी नहीं होगा, ड्रॉट से भी नहीं होगा, फ्रॉस्ट से भी नहीं होगा, कोल्ड से भी नहीं होगा, हीट से भी नहीं होगा। इसके अलावा वो सॉइल से भी प्रभावित नहीं होगा, ना ही क्लाइमेटिक कंडीशन में। नारियल चाहो जोधपुर में होगा, चाहे कहीं पर भी होगा, तो इन सब चीज़ों से भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? सो दीज आर द डिफरेंट करेक्टर्स विच वी वांट। ओके, और अब दूसरी चीज़ आती है, जबकि हमने वैरायटी इंप्रूव कर ली है। सो व्हाट इज दैट? इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखो। सर आपने पेपर में स्टैटिस्टिक्स तो दिया ही नहीं थे। स्टेटिस्टिक्स सब दी जाएगी, फिर इसी में हो गए आपके बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये पार्ट अब कंप्लीट हो गया है, तो स्टेटिस्टिक्स हम देंगे। तो पिछली बार हुआ था मेरा, हफ्ते भर आपने नहीं, तो मैंने सोचा इसमें नंबर ले आऊंगी। ऐसा है? हाँ, कुछ पढ़ा ही नहीं मुझे। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स सब कवर कर देंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो हमको कराने ही होते हैं। वो फिर नहीं तो वो चीज़ छूटी जाती है। एक बार मेरी नज़र से गुजर जाए तो अब मुझे पता चल गया कि सुहाना को क्या क्या नहीं आता है। तो 55 नंबर लाइए, 15 नंबर, मतलब कहाँ इसके कम हो गए? इनके तो चलो 70 आ गए, 10 ही कम हुए, लेकिन वो क्या जवाब देगी? तो दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ये देखो, पहला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या है कि प्लांट्स, दो सॉइल क्या है कि इज a hub of all nutrients. Plant require nutrients to grow and they get it all from soil. वे कहाँ से पाते हैं? However, due to continuous irrigation, वो हम क्या करते हैं बताइए? बहुत सारी फसलें उगाते हैं, हार्वेस्टिंग, soil becomes जो less fertile और it is deprived from nutrition. इसमें पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। So we have to continuously supply nutrients. इसलिए हमको क्या करना चाहिए? न्यूट्रिएंट सप्लाई करना चाहिए। इसके लिए हमने आपको बताया भी था कि मैन्योर डाली जाती है, और दूसरा क्या डाला जाता है? फर्टिलाइजर्स। मैन्योर के 5 पॉइंट बताओ जरा। ये फर्क है, देखो 2 लोगों में फर्क है। अब तुम बताओ। It has long-term benefits. हाँ, It can provide many nutrients. इट कैन, ऐसा कुछ नहीं, न्यूट्रिएंट It has nutrient. It has It nutrient produces aspects. And it makes the soil porous. And it has high water retention capacity. चलो अब एक बार और पूछते हैं। आज बीच में नहीं बोलना, बताओ सारे मेन्योर के पॉइंट्स। It can be easily prepared in field. It provides the capacity to hold water. It has capacity to hold water, और It does not harm the soil. It can be added in any amount.
मैम और कुछ बच रहा है? Organic. इट इज ऑर्गेनिक, इट इम्प्रूव्स द, Organic material. हाँ। Good water holding capacity. मतलब इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। Can be prepared on feed. प्रिपेयर्ड ऑन फीड। कितना ही जानते हो तो फर्टिलाइजर के बारे में बताओ। Fertilizers are non-organic salts. They are prepared in factories. They are harmful for the crops if used in a large quantity. They can burn the crops. Yes, if used in excess or Fertilizer. they are not good habitat for earthworms। earthworms के लिए या nematodes के लिए अच्छे नहीं होते, Nutrient specific. न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। इट नीड्स मनी टू परचेज देम। समझ में आई बात की नहीं? हाँ, इसको क्या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं। तो जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसमें अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच का डिफरेंस, दैट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सो इट इज ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है प्लांट बेस्ड, जो प्लांट के डिकम्पोजिशन से प्राप्त हो। ठीक है? सो विच वी गेट फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ, जब कोई चीज सड़ जाती है तो उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म वेस्ट। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बट फार्म वेस्ट लिखने से ही, फार्म वेस्ट एंड काउ डंग ऐड कर दो, वो जरूरी है। दूसरा चीज जैसा उत्कर्ष ने बताया, इट इज इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है? और ये कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? प्रिपेयर्ड इनऑर्गेनिक मटेरियल, इन्होंने बहुत अच्छा वर्ड बोला है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। सॉल्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो अलग अलग सॉल्ट्स ये जो भी रखे हैं, ये सारे के सारे हम थोड़े थोड़े छिड़क दें तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। सब में कुछ ना कुछ है। प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और जबकि ये कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? तो प्रिपेयर्ड इन फील्ड। ठीक है? इट इज यूज्ड इन बल्क। बल्क का मतलब समझते हो? लार्ज क्वांटिटी। और जबकि इट इज यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। इफ ये क्या है? इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। It needs money to purchase it। अमन ने बताया कि it is not nutrient specific। It is not nutrient। इसमें ये नहीं बता सकते कि नाइट्रोजन ज्यादा है कि फास्फोरस, वो तो मैन्योर है, क्या पता उसमें क्या ज्यादा हो। तो घास है, उसको डिकम्पोज करके, गोबर को डिकम्पोज करके, हमें मालूम नहीं उसमें क्या हो। इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। जबकि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ये सारे क्या कहलाते हैं? फर्टिलाइजर्स हैं। यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ऐसा होता है। तो इट इज, उनमें पता रहता है क्या क्या होगा, कि क्या चीज नाइट्रोजन ज्यादा है कि फास्फोरस ज्यादा है। सो इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। सुहाना एक पॉइंट और बताओ। It can be it is So- a good inhabitat for ठीक है? इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल। ठीक है? गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और क्या क्या हो सकता है इसमें? होल्डिंग कैपेसिटी, एड ह्यूमस टू सॉइल। सॉइल में ये ह्यूमस दे देता है। ठीक है? एंड हैबिटेट फॉर अर्थवॉर्म्स।
जो भी कीड़े होते हैं तो उसे अर्थवॉर्म भी कह सकते हो या वर्मी फॉर्म भी कह सकते हो। जो भी कृमि होते हैं ना कीड़े जमीन में चलते हैं, जरूरी नहीं है। वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है कि कंपोस्ट बाय वर्म्स बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उनसे जो कंपोस्ट बनेगा उसे क्या कहेंगे आप? वर्मी कंपोस्ट। देखो बैठे फिर बाद में बात करें। अब देखो कि now सब महीनों में ये भी तैयार करेंगे। इट टेक्स टाइम। हाँ, और मतलब इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट देखिए, इसमें क्या होते हैं, कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं जो वर्मी फॉर्म है और ये जमीन के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि इस तरीके के होगी कि वर्मी कंपोस्ट। आप ये देखो, ये वर्मी दिख रहे हैं बहुत सारे, तो और एक कंपोस्ट है और ऊपर वाला क्या है? वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट वही होता है जिसमें बहुत सारे केचुए होते हैं या कोई कीड़े होते हैं, ये देख रहे हो। तो यहाँ जितने भी गमले सब में वर्मी कंपोस्ट है। थोड़ा सा खोदोगे तो कुछ ना कुछ निकलता है। ये ऐसा सबके घर में जहाँ भी प्लांट होगा तो वहाँ अर्थवॉर्म तो होते ही। तो दैट इज, अब ये देख लो कि वर्मी कंपोस्ट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ वर्मी फॉर्म्स। देखो, तो ये मिल भी जाता है। ये जैसे ये Let's create a stackable worm compost bin to keep your toxic food scraps out of landfills, pollution, or earth. Grab a heavy-duty tote between 15 and 27 gallons. Start drilling holes in the bottom so the worm leachate can drip into the bottom tote. Drill holes around the sides of the tote and in the top of the lid to air colored or glossy paper. Worm hydrated cocoa coir, moist in a moist environment to breathe through, unlike to the bin to help the worms keep their form. Let the worm clump together. These worms are ready to go to work because they know that municipal फिर से देखो, worm form. Let the worm clump as they thrive clump together. These worms are ready to get to work because they know that municipal solid waste landfills are the largest source of human-related methane and composted food scraps. अगर वर्मी फॉर्म चाहिए सो पर केजी में ये आता है, प्योर वर्मी फॉर्म ही मिल जाएगा आपको। वर्मी कंपोस्ट, सो इट इज, ये कीड़े ही होते हैं जो बड़ी जल्दी क्या करते हैं, किसी चीज को डिकम्पोज कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, बहुत सारे इसमें दिखाया गया है। इट इज ऑल, ये देखिए, Vermicomposting uses certain species of अभी हम लोग ये पढ़ने भी जा रहे हैं थोड़ी देर। enhance हाउ द वर्मी कंपोस्टिंग इज organic waste डन। ये वर्मी कंपोस्ट है materials for a better इसमें end product. जैसे चल रहा है। You may use available तो organic अगर ये waste बन जाएगा material and passes it through the digestive system. This gives out a granular form castings known as तो vermicompost. ये वर्मी कंपोस्ट है। तो Earthworms ये like dark जो भी conditions ऑर्गेनिक मटेरियल छोड़ cover देते on हैं top of और the bed but ensure a मॉइस्ट good रखते हैं flow. जमीन को। You may पानी use नहीं sacks मिलोगे तो or moist any other रखेंगे। available materials in your area. तो लास्ट में जब ये बन जाएगा, ये बना रहे हैं। Start harvesting from the top of the bed.
dry it first with और ये बैग में लास्ट में कर देंगे ये देखो it as side dress. ठीक है, आपने देख लिया, इसमें ज़्यादा Dry condition will kill the earthworms, while waterlogged condition will drive them away. Vermicast is ready to harvest after 1 month. Start harvesting from the top of the bed. तो इसमें क्या है, वर्मी कंपोस्ट में बहुत पैसा है, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री और इसकी बहुत हाई डिमांड भी है। अगर मान लीजिए ड्राई है तो वर्मी कंपोस्ट किल हो जाएगा वर्मी फार्म, और अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो ये लोग भाग जाएंगे तुम्हारे खेत को छोड़कर। तो दोनों ही चीज़ें अप्रोप्रिएट वाटर होना चाहिए। और क्या बता रही थी सुहाना तुम इसमें कि सॉइल एंड हैबिटेट ऑफ अर्थवर्म, और भी कोई चीज़ है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई। नन ऑफ दीज फीचर्स आर फाउंड इन फर्टिलाइजर्स, इनमें से कोई भी फीचर है तो नन ऑफ दीज फीचर्स आर इन फर्टिलाइजर्स। नाउ so it can be used in any large amount. It does not harm soil. ठीक है, ये beneficially होगा, ठीक है, and it has long term benefits. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, तो ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर देगा आपको, ठीक है। और जबकि ये क्या है, इट इज यूज्ड, इफ इट इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी तो क्या होगा, इन सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, वो फिर पूरा साल्ट बन जाएगी केमिकल, फिर उसमें कभी उगा नहीं पाओगे, वो हटाना ही पड़ेगा। देन सॉइल बिकम इनफर्टाइल एंड ऑल जो वर्मी फॉर्म्स हैं वो मर जाएंगे। अर्थवर्म भी एक वर्मी फॉर्म है, वर्मी का मतलब कीड़ा होता है, एंड ऑल अर्थवर्म से लिख लो या वर्मी फॉर्म, जो आपको ठीक लगे, वर्मी फॉर्म्स विल बी किल्ड। बी किल्ड। अच्छा, इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट, इट गिव्स अस, जल्दी जल्दी फसल दे देगा लेकिन तुम्हारी जमीन खराब हो जाएगी, टर्म बेनिफिट। अच्छा, इसमें इसके दो एग्जांपल बताओ आप ऋषु, जैसे कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हाँ ऋषु उसके दो एग्जांपल बताओ, अभी बताया है, यूरिया और अमोनियम फॉस्फेट। आप कोई पढ़ा हुआ तो वही है एटम्स एंड स्ट्रक्चर, तो अगर मैं कहूं अमोनियम फॉस्फेट तो क्या फार्मूला बताओगे? अमोनियम जानते हो, इसमें एक प्लस है, NH3PO, ये अच्छा जानते हैं। देखो इन्होंने उसका चार्ज यहाँ लगा दिया, ये होता है NH4 होता है, NH4 होल थ्राइस, क्योंकि ये यहाँ लग जाता है, ये यहाँ। अमोनियम सल्फेट का बताओ आप। बोलो, थ्राइस कहाँ से होगा? सल्फेट होल ट्वाइस, ट्वाइस लगा दो, क्योंकि सल्फेट आयन क्या होता है, अमोनियम लिखो और सल्फेट लिखो, तो इसका एक और इसका दो, ये इसमें चला जाएगा इसमें, तो क्या बनेगा? NH4 होल ट्वाइस, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट और यूरिया। यूरिया खूब यूज होता है, दैट इज NH2CO NH2, इसको यूरिया कहते हैं। एंड दिस इज
अमोनियम सल्फेट। जो हम लोग यूरिन प्रोड्यूस करते हैं वो इसी में ये चीज़ पाई जाती है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ करने से जल जाएगा। सो दैट इज एग्जांपल यूरिया और अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट। अब देखो सर फर्टिलाइजर के सेकंड लास्ट पॉइंट आपने इफ इट इज हाँ, इफ इट इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, अगर मान लीजिए ये ज्यादा यूज किया तो ऐसा हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में सॉइल इज द मदर ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स विच प्लांट्स गेट फ्रॉम इट। तो कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन कौन से ट्रेस न्यूट्रिएंट्स, ये तुम्हारी बुक में लिस्टेड है। तो उन 19 न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको त्रिशु बताएंगे। इसको हटा दें, 2 पॉइंट बताएंगे। चलो आप बताओगे। मैं पूछ रहा हूँ हाँ, पराली जलाना क्या असर? पराली जो मान लीजिए ऊपर से ग्रेन्स काट लिए और नीचे का बचा हुआ है, तो या तो उसकी मल्चिंग कर दो, जमीन में क्या करो, टिलिंग करते हो कि नहीं, अलटना पलटना, तो ये तो उसी में कर दो। और कुछ लोग उसको जला देते हैं, तो जलाने से उसका जो पोटेशियम है, फास्फोरस है, और तब मल्चिंग करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो जलाना ज़्यादा ठीक रहेगा। जलाने से क्या होगा ना कि ये रोडेंट्स उसको खाएंगे नहीं तो जमीन में जो चूहे हुए हैं ना उसको खाने के लिए दौड़ते हैं, आपकी अगली फसल को भी खराब कर देंगे। पॉल्यूशन होता है। हाँ, और उसका कोई डिस्पोजल भी नहीं है, तुम उसको काटोगे, जो मजदूरी दोगे उससे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, वो चारा भी नहीं है। तो कुछ लोगों ने पहले, केजरीवाल ने कहा था कि इसकी कप प्लेट बनाएंगे पराली की, लेकिन वो सब बहुत कॉस्टली पड़ा, और इतना पराली कौन लेगा इतने लार्ज स्केल पर। तो कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा तो ही ठीक होगा। सर फर्टिलाइजर मतलब नाउ वी विल सी। सर मैन्योर और फर्टिलाइजर के लास्ट 2 ठीक है बेटा, पॉइंट। अब देखो। अब हम देखेंगे, अगले पेज पे आइए, जो इसमें टेबल बना हुआ है 15 पॉइंट का, और नई बुक में और पहले होगा। सॉइल इज मदर ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स which plants receive from it or take from it. However, due to continuous, अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं ऑफ क्रॉप्स, soil becomes deficient, उसमें क्या हो जाएगा, deficient in nutrients। ये चीज हो जाएगा। So manure और fertilizers are needed to be added in it to prevent it from getting infertile। इसको बंजर होने से बचाने के लिए इसमें खाद या उर्वरक मिलाने की आवश्यकता होती है। उर्वरक है, और वो क्या था, खाद। सो मैन्योर और फर्टिलाइजर जो आप करना चाहें, फर्टिलाइजर्स आर नीडेड टू बी एडेड टू prevent it from getting infertile। Okay, what are the nutrients supplied by air, water and soil? Plant needs following nutrients: फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर से प्लांट क्या लेगा, और वाटर से क्या लेगा, और सॉइल से क्या लेगा। सिर्फ यही नहीं कि सॉइल ही चाहिए,
उसको बंद जार में रख दो तो क्या होगा, मिट्टी होने पर भी हवा भी तो चाहिए, वाटर भी चाहिए, तीनों चीज से कुछ ना कुछ उसे मिलता है। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द थिंग्स। एग्जांपल में पूछा ओके, सो ये देखो, तो अब ये जो प्लांट है यहाँ से कुछ ना कुछ लेता है और साथ में वाटर से भी कुछ ना कुछ लेगा और सॉइल से भी कुछ ना कुछ लेगा, तो इसकी वाटरिंग भी दी जानी होगी। ओके, वाटर भी चाहिए इसको। तो फ्रॉम एयर ये क्या लेगा, सोर्स। एयर इसको क्या देगा, क्या CO2 देता है, और वाटर से क्या ले लेगा, H2O ले लेगा। तो एयर से ये जो CO2 लेगा, CO2 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन ऑक्सीजन। तो जो एलिमेंट्स हैं वही इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और वाटर से ये क्या क्या ले लेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब सॉइल से 3 चीज लेगा। नाइट्रेट, नाइट्रो। हाँ, मतलब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, वैसे तो ये इनके फॉर्म है, नाइट्रेट भी लेता है, NO3- ये सब लेगा, लेकिन हम सिर्फ एलिमेंट पे ही जा रहे हैं कि प्लांट उससे क्या क्या लेगा। सॉइल से ये कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेता है। नाउ कनिष्का, मैक्रो न्यूट्रिएंट से तुम क्या समझती हो? 2 चीजें हैं, एक मैक्रो और एक है माइक्रो। तो मैक्रो का मतलब बताओ, ज्यादा अमाउंट में चाहिए जो प्लांट्स को जो बहुत सारा चाहिए उसे मैक्रो कहते हैं। सो और माइक्रो का मतलब, और जो ट्रेस का मतलब बहुत कम, मिनिमम पार्ट्स इन मिलियन, 1 मिलियन में जो एक हो उतना ही बस ट्रेस न्यूट्रिएंट, बहुत हल्की सी झलक चाहिए, माइक्रो से भी छोटा। तो अभी आपको 10th में और बताया जाएगा, अभी आपको मैक्रो और माइक्रो ही बताया जा रहा है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। नाउ NPK कास्मग, इतना याद रखो, कास्मग। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, कितनी चीज चाहिए, ठीक है। अब कास्मग पूरे हो गए कि नहीं? अब इसके बाद हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या देने होंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दैट इज देखो, इससे याद रख लो, जन्मो फेकू बकल, बकल। देखो, जन्मो मॉलिब्डेनम, जन्मो फेकू, फेकू और बकल, बोरान और कैल्शियम, ठीक है। तो जिंक, मॉलिब्डेनम, आयरन, कॉपर, बोरॉन, क्लोरीन, यहाँ बताओ, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। अब आप मुझे बता दो कौन से इसको 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, बताओ, जो ज्यादा चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से बताओ। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। सही है। अब आप बताइए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन, माइक्रो का मतलब बहुत थोड़े चाहिए। चलो नोएल बताओ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वो MO का क्या है? मॉलिब्डेनम, वहां देखो, मॉलिब्डेनम कहाँ लिखा हुआ है, पिंक वाले में मिल जाएगा, 6th में 2nd क्रोमियम के नीचे, मॉलिब्डेनम, ठीक है। ये देखो, मॉलिब्डेनम हम दिखा भी देंगे आपको। सर, किस चीज़ में? ये मॉलिब्डेनम क्या है कि इसके तार होते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल। ये देखो मॉलिब्डेनम, इट इज वेरी कॉस्टली, बट ये
चाइना से मंगाया गया है, सब चाइनीज में लिखा है। मॉलिब्डेनम पढ़ो, ये इसका क्या है? एमओ क्या लिखा है? मॉलिब्डेनम है ना, पतला सा। एमएस भी लिखना पड़ेगा, इसको भी लिखे। और भी कुछ बच रहा है? बकलमन भी लिख लो भाई, मैग्नीज भी है। एक रह गया, जन्मो फेकू बकलमन, ठीक है। मैंगनीज। अब आप बताइए, इसमें मैं कुछ नाम आपको लिखा दूं। Zn तो जानते हो, जिंक है, इसको लिखो मॉलिब्डेनम। Mn क्या होता है? मैंगनीज। बी से सही है, तो फिर तो सभी जान गए। तो अब पहले तो इसकी आप निमोनिक्स बताओ क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, फिर उनके नाम भी बताओ। जन्मो फेकू बकलमन, बताओ क्या क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नाम बताओ। हाँ, मॉलिब्डेनम, सही है। अब मैक्रो भी बता दो। फॉस्फोरस, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और पोटेशियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, molybdenum, chlorine, boron, manganese, फेकू, Fe, आयरन नहीं बताया आपने। चलो, सो हम जो भी न्यूट्रिएंट्स के प्लांट्स जो भी पाते हैं वो किन 3 सोर्स से पाते हैं? एयर, वाटर, भाई बड़ा देर लगाते हो, किससे पा रहे हैं? यहाँ देखो ना, सोर्स क्या है, आप बुक से ही लिख लो, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो एयर से पाएंगे, वाटर से पाएंगे, और सॉइल से वो किन 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाते हैं? माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? Macro. हाँ। Sir, which are more in quantities? Which plant needs in large quantities, उसे क्या कहेंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। लिखें इस बात को, अलग से पूछा जा सकता है। सी प्लांट देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, the nutrients, nutrients का मतलब एलिमेंट्स ही है, which plant needs in large quantity। सब में अलग अलग चीज होती है। मैग्नीशियम किस लिए चाहिए? क्लोरोफिल, पेड़ों को हरा करने के लिए। हरा नहीं है, अगर पेड़ हरी नहीं है, पत्तियां चमक नहीं रही हैं, ये डालो। बोरॉन किस लिए चाहिए? बिल्कुल चमकदार पत्तियां बनानी है, तो बोरैक्स हमारे पास रखा है, बोरॉन डाल देते हैं, पत्तियां चमकने लगती हैं रात को भी। जिंक किस में चाहिए? मिर्च को कड़वा करने के लिए। जब कोई कड़वा बोलता है तो बोलते हैं बहुत जिंक खाने लगी है, बोलते हैं कि नहीं हम लोग आपस में, बातचीत में भी बोलते हैं। तो मिर्च में क्या होता है? जिंक पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? पत्तियों में चमक कैसे आती, कीड़े नहीं लगते, बोरॉन। तो ऐसे अलग अलग चीजों का, अगर पौधों की खूब घनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो नाइट्रोजन। हम लोगों की जैसे ग्रोथ नाइट्रोजन से होती है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, वैसे ही प्लांट्स को भी अगर तुम्हें बहुत बड़ा बनाना है, जल्दी जल्दी बड़ा करना है, तो खूब नाइट्रोजन। और प्लांट की टहनी मुड़ रही है, तो जैसे हमारी बोन को कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए, वैसे उसके स्टेम को रिजिड बनाने के लिए
उसको क्या देना चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस। तो सबके अलग अलग, अगर तुमने केला खा लिया तो समझो कह देना 100 ग्राम पोटेशियम खा के आया हूं, अब लड़ो। तो सब में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। सो दैट इज NPK और कास मड। नाउ व्हाट इज माइक्रो nutrients? The nutrients which, ठीक है, is needed by plant in small quantities, so that is यहाँ पर पेकू, बकल, मन और जन्मो। चलो नाउ फर्टिलाइजर्स में होते हैं या मैन्योर में? किसमें? ये मैक्रो अब ये तो फर्टिलाइजर मिल जाएंगे सब, ये मैन्योर में सारे, इनके लिए आपको खरीदने पड़ेंगे फर्टिलाइजर। बोरान वोरान नहीं मिलते हैं काऊ डंग इन सब चीज़ों में, तो उसके लिए फिर अगर अच्छी खेती करनी है तो सब चीज़ डालो। नाउ देखो 2 क्वेश्चन दिए इन टेक्स्ट। तो अब ये बताइए कि अगर हम प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो क्या होगा। अभी लाइन में लिखा है, ठीक टेबल के नीचे पढ़ो। डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट से क्या हो जाएगा, उनमें डिजीज हो जाएंगी, कई तरीके की बीमारियां लग जाएंगी, ठीक है, मर जाएंगे, रस्ट लग जाएगा, जैसे वीट रस्ट है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो लिखिए कि डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, causes disorders and deficiency in plants में deficiency होने लगेगी, ठीक है, and they will be diseased हो जाएंगे, sorry, and disease in plants, okay. Now, so if we supply proper amount of nutrient or fertilizers, then we get large plant products. हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि हम यहाँ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सीड ही अच्छा नहीं चाहिए, उसको सप्लीमेंट तो भी देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा 7-8 पॉइंट्स हैं, पहले सीड को टिलिंग करेंगे, फिर वो सब करेंगे, तब उसको फिर मैन्योर देंगे, इरिगेशन भी चाहिए होगा, और साथ में इंसेक्टिसाइड और वो भी वीडिसाइड्स ये सब भी डालना पड़ेगा। तो व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? तो क्यों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं? द न्यूट्रिएंट्स, पहला क्वेश्चन देखो इन टेक्स्ट का, दैट इज तो पहला यही आप लिख दीजिएगा, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच प्लांट नीड इन लार्ज क्वांटिटीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनके नाम लिख देना, यही है, और कुछ इसके लिए अलग से नहीं है। भाई यार दे कॉल्ड, क्योंकि ज़्यादा चाहिए तो मैक्रो है, कहते हैं वो मैक्रो मैन, भाई बड़ा आदमी कहते हैं कि नहीं, और माइक्रो बोल दो कोई बुरा मान जाए। सो दैट इज हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स, क्या लिखेंगे बताओ नोएल? Yes, plant get nutrients from air, water and soil. और फिर ये पूरा ही टेबल बना देना, या लिखना from air they get carbon and oxygen, from water they get hydrogen and this, and from soil they get macro and micronutrients. Macronutrients are this and micronutrients are this. डेफिनेशन लिखिए एग्जाम ऐसे लिखना, प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट अपने पोषक तत्व तो कहाँ से पाते हैं? तो वे जमीन, हवा और जल से पाते हैं। प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स
from air, water and soil. From air they get क्या चीज पाएंगे? कार्बन एंड ऑक्सीजन. फ्रॉम वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. they get hydrogen and oxygen. From soil माइक्रो एंड मैक्रो. they get macronutrients, that is NPK, Casmar, and micronutrients जन्मो फेकू मकल फेकू और क्या पकलमन, that is BCl. अगला देखिए कि what does it mean by composting and vermi composting. अगली हेडिंग देखो बुक में क्या लिखी है, ये चीज क्या होती है. यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट, जो भी कुछ भी हमारे फार्म में निकलता हो या घर में निकलता है वो सब बायोलॉजिकल वेस्ट है, जिसमें कभी ना कभी जान रही हो उन सबको. सो इज ए वे टू रिसाइकल फार्म वेस्ट. हम अगर मान लीजिए बायोलॉजिकल वेस्ट का यूज करें देन इट इज रिच ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. और अगर हम अपने खेतों में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डालें तो क्या होगा? then there will be less chances of flood, there will be less chances of soil erosion. अगर ह्यूमस ज़्यादा होगा तो पानी बहेगा नहीं. वो खेतों में तुम देखोगे बड़े बड़े पार्क में ड्रेनेज ना भी हो ना, उसी में सब पानी सूख जाता है क्योंकि पत्तियां गिरती रहती हैं. और जब उसमें गड्ढा भी करो उंगली से गड्ढा भी हो जाएगा गार्डन में, क्योंकि इतना ह्यूमस है. और मिट्टी होती है अगर प्योर, कहीं रेत या पहाड़ हो जाके कायनाना में करो, वहाँ की मिट्टी में गड्ढा नहीं कर पाओगे. लेकिन पार्क में अगर डालना चाहो तो इतनी पोरस है, इतनी सॉफ्ट है, वो मिट्टी भी बहुत हल्की होगी. नहीं, उसकी पत्तियां कौन उठाता है, उसी में गिरती रहती हैं, सड़ती रहती हैं. तो इस तरीके से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है. और वो वाटर उसमें से अंदर जाके क्या करेगा? परकोलेट हो जाएगा, तुम्हारी ज़मीन के नीचे का वाटर को रिचार्ज करता रहेगा कि नहीं. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं. वो कभी भी बह के नहीं जाएगा कहीं रिवर में, तो फ्लड के चांस नहीं होंगे. और सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन भी नहीं होगा. तो क्या चीज कही गई है कि अगर कहीं क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल तुमने कभी हाथ उठा के देखी, चिकनी मिट्टी, तो क्लेई सॉइल में वो पोरोसिटी नहीं होती है. और इस वजह से क्या होता है कि जो उसकी रूट्स हैं वो सांस नहीं ले पाती हैं, दे कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली. सो इट इज नीडेड टू एड ह्यूमस इन दैट. तो इसलिए यूपी और इन सब में ये बिल्कुल सिल्ट है जो आ रहा है पहाड़ों से, वो बिल्कुल क्लेई है, चिकनी मिट्टी. अगर हम उसमें ह्यूमस नहीं ऐड करेंगे तो फिर कुछ अच्छा नहीं उगा पाएंगे, फिर उससे दिए ही बनाते रह जाएंगे, दिए और कुल्हड़. तो उससे बचने के लिए और खेती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा उसमें ह्यूमस ऐड करना चाहिए कि नहीं ना. अब देखो व्हाट इज कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग का क्या मतलब है कि द प्रोसेस इन विच, क्या तुम इंदौर के बारे में जानते हो कि वो क्यों नंबर 1 का राज्य है? मतलब क्यों है? हर मंदिर के सामने कंपोस्ट पड़ा है, कंपोस्ट की मशीन ही लगा दी, बोला मंदिर है लगाओ, और जो फूल है डाल दिया, और सामने जो फूल है जो नया चढ़ाने वाला है पुराने फूल डाल दे रहा है, और बैग में उसके आगे से कंपोस्ट निकल रहा ले जा रहा है, अपने पौधों में डाल दे रहा है. वहाँ जीरो वेस्ट है पूरे सिटी में. और जितनी भी कुछ भी होता है सुबह शाम सब कुछ सफाई होती है, लेकिन जीरो वेस्ट है. नगर महापालिका इतनी सक्रिय कि तुमने लेस डाला नहीं कि बस तुम्हें 50 रुपए का जुर्माना, ज़्यादा देना भी नहीं पड़ता. लेकिन तब भी सब लोग धीरे धीरे अभ्यस्त हो गए. 7 साल से नंबर 1 ही आ रहा है. कौन उसको बोले? जोधपुर अभी नंबर 1 के लिए प्रयास कर रहा है, 5वें स्थान पे है, कुछ नहीं कर पा रहा. जोधपुर का रेलवे स्टेशन नंबर 1. भाई रेलवे स्टेशन से नहीं होता, पूरे सिटी का प्रयास है. लेकिन सिटी में अभी भी देखा जाता है कि कार से लोग जाते हैं तो लेस का रैपर बाहर फेंक देते हैं,
तो अभी इन लोगों में इतना संज्ञान नहीं आया है। तो वो जब चीज़ आ जाएगी तो अपने आप सिटिंग है ना, केवल कर्मचारियों की मेहनत से थोड़ी ना होगा, पूरे सिटी का चाहिए। हाँ सर आपने वहाँ पर जो वाटर दे गेट HCO लिखा है, तो H&O लिखो इसको, ये एंड लिखा है लेकिन मिसप्रिंट है, प्रिंटर खराब हो गया। अब द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट, देखो फार्म वेस्ट में बहुत कुछ आएगा, एनिमल फार्म भी तो होता है, एंड एनिमल एक्सक्रीटा। वैसे तो चाहे तो हम लोग क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एथिक्स के खिलाफ होगा, कहेंगे अपने ही एक्सक्रीटा में फसल होगा, ये कैसे लोग, तो कोई खाएगा नहीं। इसलिए एनिमल एक्सक्रीटा में सोचते हैं चलो ये गाय का गोबर है इसमें उगा तो खा लेते हैं, ये तो होता ही नहीं। तो दैट इज एनिमल एक्सक्रीटा को हम क्या करें, इन विच फार्म वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रीटा, जैसे कि काऊ डंग, काऊ डंग को इन सबको क्या किया जाए बताओ। हमने आपको बायो गैस प्लांट दिखाया था बना के कैसे, वो वैसे एक चैप्टर में भी है जो पिछला वाला था वो हट गया है, लेकिन उसमें पूरा प्रोसेस है। चलो और क्या क्या कर सकते हैं बताइए। डोमेस्टिक वेस्ट, घर से भी कुछ वेजिटेबल और फ्रूट पील्स निकलती हैं, डोमेस्टिक वेस्ट उसको भी यूज कर सकते हो। इवन अब इन्होंने नाम दे दिया, बोला सीवेज वेस्ट को भी यूज कर लो, सीवेज वेस्ट उसके भी फर्टिलाइजर बना देंगे। हाँ, और इन सबको इट इज, अभी जैसे ये भी बताना है कि पराली भी यूज कर लो, तो पराली क्या है, सीड वीड वेस्ट, अभी उन्होंने बताया वो बुक में लिखा भी है, वही पराली है, पढ़ो। तो क्या लिखा है बताइए, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स, ये सब चीज है। इट इज डम्प्ड इन ए पिट, इसे गड्ढे में डाल दो एंड कवर इट फ्रॉम अर्थ फॉर 15 days, और 15 दिन तक बंद कर दो, फिर हटाओ और बढ़िया मैन्योर पाओ। ये किस पे डंप कर दो, इन ए पिट, एक गड्ढा बनाओ जमीन में, ठीक है, एंड कवर्ड विद covered with soil, soil या अर्थ लिख सकते हो। So after a month, अगर 1 महीना हो जाएगा या 15 days, तो क्या होगा, ठीक है, आफ्टर 1 month कर लीजिए, we get कंपोस्ट। कंपोस्ट कैसे बनेगा, दैट इज कंपोस्ट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया ऑन एडिबल्स। जो जमीन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, मिट्टी में, जैसे मिट्टी में हम खेलते हैं, मुंह में मिट्टी चली गई तो हम लोग सोचते हैं कि पेट में कई तरीके की बीमारी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, ऐसा हो भी जाता है। तो इट इज ए हाउस ऑफ बैक्टीरिया। मिट्टी क्या है, ये बैक्टीरिया का घर है, अलग से कुछ नहीं डालना है, इसीलिए तुमने मिट्टी डाली, उसी में बैक्टीरिया। टू हेजन दिस प्रोसेस वी कैन ऐड वर्मी कंपोस्ट इनटू इट, उसमें थोड़े वर्मी फॉर्म भी डाले जा सकते हैं अगर तुम 15 ही दिन में चाहते हो, ये लिखा है बुक में। तो दैट इज, इट इज फॉर्म बाय एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अलग से नहीं मिलाना। अब जरा देखो, अगली बात आती है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को डिफाइन करो कनिष्का। The process in a compost by insects. So if during composting, ये जो कंपोस्टिंग कर रहे हो, we add, क्या जोड़ दें उसमें, क्या मिला दें, वर्मी फॉर्म। वर्मी फॉर्म बोल लो, या फिर तुम लोग जैसे अपनी भाषा में कृमि बोलते हो, कीड़े। कीड़े संस्कृत का वर्ड है लेकिन है कृमि, हिंदी में भी बोले। तो इट इज वर्मी फॉर्म, देन
क्या होगा बताइए? देन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्ट, उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी गेट वर्मी कंपोस्ट, इट हैज ए लॉट ऑफ वर्मी फॉर्म्स आफ्टर इट इज प्रिपेयर। थोड़े डालोगे लेकिन मिलेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो प्रोलिफरेट करेंगे। प्रोलिफरेट जानते हो? अपना पुनरुत्पादन, और बनेंगे और बनेंगे। सो इसका क्या होगा? रिप्रोडक्शन करेंगे ना। सो दैट इज इन फाइनल प्रोडक्ट we get lot of वर्मी फॉर्म। वर्मी फॉर्म ना याद रहे ना तो अर्थ फॉर्म भी लिख सकते हो, ये सब एक ही चीजें हैं। हाँ, अब बताइए ग्रीन मैन्योर से आप क्या समझती हैं? भाई एक प्लांट वेस्ट लिखे ग्रीन manure, that is, अगर हम क्या करें कि जैसे हम मिट्टी में कुछ ग्वार या धान बो दें। ग्वार क्या होता है? ऐसा होता है कि जैसे गेहूं की फसल होती है, कुछ ऐसी फसलें होती हैं, अगर आप कुछ ना करें, एलोवीरा, एलोवीरा ग्वार पाठा जानते हो? एलोवीरा जो ऐसे ऐसे निकलता है, तो उसी को अगर हम थोड़ा सा उगा के उसी में मल्चिंग कर दें तो इतनी ज़्यादा हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स उसमें हो जाएंगे कि तुम्हें कुछ ऐड ही नहीं करना पड़ेगा। उसको ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं और या ग्रीन कल्टीवेशन कहते हैं, हरित खेती कहते हैं ऑर्गेनिक हमने खेती कर, हमने कुछ ऐड ही नहीं किया, हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, हमने उसी में ऐसी चीज़ उगा दी जिसने ज़मीन से और बाहर से खूब सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, वो ट्रैप कर लेता है और फिर उसके बाद उसी की मल्चिंग कर दी। पढ़ो बुक में क्या लिखा है ग्रीन में। मल्चिंग का मतलब है कि उसको कुचल देना। मल्च का क्या मतलब है? किसी चीज को जमीन में, तो ये इट इज ए प्रोसेस ऑफ टिलिंग। कोई चीज है, अगर तुम ट्रैक्टर ही चला दो, फसल पे, खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चला दो तो उसमें सब फसल कुचल जाएगी कि नहीं, और मिट्टी से मिल जाएगी। तो एक ऐसा तो उसमें कांटे लगे रहते हैं, वो ऐसे चलता रहता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्चिंग। तो यही लिखा है बुक में। क्या लिखा है ग्रीन मैन्योर? सो इफ prior to sowing seeds, पहले कुछ बो मत, इफ, तो ये 2-3 हफ्ते में उग आएगी, ठीक है। इफ सन हेम्प, तुम्हें मालूम है अमेजन में देखना सन हेम्प का जूस भी पिया जाता है, और इसी तरह से ग्वार का भी जूस। ये आजकल हरी घास का जूस, उसे कहते हैं घास का जूस पी रहे हैं। ये सभी बीमारियों से आप कुछ नहीं, देख लो अभी अगर वीडियो चल रहा हो तो सन हेम्प भी दिखा देते हैं। तो उसका अमेज़न में बहुत महंगा महंगा मिलता है, ग्रास जूस है, कुछ भी नहीं सर, उसमें सेलुलोज नहीं है। देख लो सन हेम्प, देखो ये दिखा रहा है हेम्प। तो इस तरीके से कुछ फसल होगी, वो कुछ मतलब ये दिखाया गया है सन एंड सीड्स। तो सन की खेती भी इसको कहते हैं, ये है सन। तो सन है तो आपने कर दिया, और ऐसा आप इसमें भी देख सकते हैं कि सन हेम्प के ही आपको जूस मिलेंगे। तो ये देखो ग्रास जूस, ग्रास जूस कैटेगरी है। ग्रास जूस ये देखो, तो ये ग्रास जूस में
तो जिसको घास का जूस पीना होगा पी लेगा भंगा के। ठीक है, ये तो एलोवेरा है, बट देयर आर सन हेम्प जूस, ये व्हीट ग्रास, गेहूं की घास का ही जूस पी लेंगे। गेहूं मंगाया और उससे क्या किया, टेस्ट में कैसा होता है? टेस्ट ऐसा नहीं, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं होता, हल्का कड़वा होता है। तो ऐसा होगा, तो तुम्हारे आसपास घास होगी, वो मिक्सिंग चला के पियो। पीते ही बीमारियों से बचाता है। Prior to sowing seeds, if sun hemp और guar is सबसे पहले sown in field and it is mulched, उसी को क्या कर दो, so if sun hemp और guar तो is उसका उसी का नाम हिंदी में ग्वार है, ग्वार फली कहते हैं। उसमें सीड्स दिखाए थे कि नहीं सन के? हाँ, ग्वार फली तो जानते ही हो ना, वही है बस। तो सोन, कुछ लोग उसकी सब्जी भी बनाते हैं। सोन एंड मल्च्ड इन फील्ड, तो उससे क्या होगा, देन सॉइल गेट एनरिच्ड बाय न्यूट्रिएंट्स, then soil get enriched by, क्या लिखा एंड के बाद? ठीक है, मल्च, मल्चिंग करके, कुचलना, कुचलना। ठीक है, किसी के ऊपर से निकल जाओ कुचल के, तो वैसा ही मल्च कर दो। छोले कुलचे खाए कि नहीं, वो कुचल कुचल के तो उसको तो आटा भी ऐसे ही हाँ, वो जैसे वो बनाया जाता है ना, तो दैट इज मल्चिंग कर दिया जाए, तो इससे ग्रीन मैन्योर होता है। तो नाउ एनरिच्ड इट बाय न्यूट्रिएंट्स, सो दीज ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ग्रीन मैन्योर। यही प्लांट्स ही ग्रीन मैन्योर है। दीज सर आपने पहला वर्ड क्या लिखा है? प्लांट्स, प्रियर यानी पहले, prior to sowing seeds, so these plants are, बात नहीं करो, green manures, इन्हीं को green manures कहेंगे। अब जरा देखें कि compare the use of manure and fertilizers in maintaining soil fertility। सिर्फ हमें यही करना है इसमें कि कंपैरिजन करना है कि कौन सॉइल फर्टिलिटी के लिए अच्छा है। सारी बातें नहीं लिखनी है, सिर्फ हमें किसके टर्म्स में बात करनी है, सॉइल फर्टिलिटी। ओके, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स in maintaining soil fertility। सर, ये जो अमेरिका के फार्मर होते हैं उनको ये सारी बातें पता होती है? किसको? अमेरिका के हम लोगों ने अभी इजराइल से मंगाए हैं, फार्मर्स जो बुलाए ना, हमारी इजराइल के साथ बहुत बनती थी, तो उनसे पूछा है कि हमारे रेगिस्तानी एरिया है, उन्होंने क्या किया ना, अपनी जमीन पर एक, जैसे वो होता है ना, गाय खुर से करती है, जमीन में गड्ढा कर देती है, पूरे इलाके में गड्ढे बना दिए, जैसे तुम पैर से खोद ना दो, तो ऐसे ऐसे गड्ढे बना दिए और उसमें पानी इकट्ठा होता गया, ऐसे ऐसे। ठीक है, सो और उसमें जब पानी इकट्ठा तो धीरे धीरे घास हो गई, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो उनका पूरा डेजर्ट था वो धीरे धीरे उन्होंने पूरा हरा कर लिया, और अब उनकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जहाँ खाने को कुछ नहीं था वो दूसरे को एक्सपोर्ट भी करने लगे। इवन जो भी मेन फाउंडर्स हैं बड़े बड़े कंपनी के, वो ज्यूज ही हैं, यहूदी, वो इतने जुझारू हैं कि 90% ज्यूज तो मर गए थे, हिटलर ने मार दिए थे, 10% ही बचे थे, 30 लाख तो मार ही दिए थे। तो ऐसे में उन्होंने सोचा था कि बस करो या मरो का सिद्धांत अपनाया। हर एक ज्यूज सोल्जर भी है, और इवन जो अमेरिका का वहाँ पर रेवेन्यू आ रहा है उसमें 40% ज्यूज का योगदान है, वरना अमेरिका एक छोटे से देश के पीछे क्यों पड़ा रहता। उसने अपने युद्धपोत तक खड़े कर दिए। उसने कहा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर ने बोला कि तुम बोलो जाते हो उसकी मदद करने, नहीं तो हम लड़ने जा रहे हैं सैनिक बन के।
वो इतना डाउन टू अर्थ है, वो ये नहीं कहना हम मदद करने जा रहे हैं, कहना मैं गोली लेकर लड़ूंगा अपने देश की। तो चाहे दुनिया का कोई भी ज्यूज हो, वो इजराइल के लिए, यहाँ से कितने ज्यूज गए भर भर के सिर्फ लड़ने, चाहे कितने अमीर के अमीर हो, सब सफल हैं, सारे ज्यूज सफल हैं। तो हम भी बहुत सारे हम जब एयरफोर्स में थे, कितने हथियार हम इजराइल से हमारे यहाँ आते थे, वो सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी। तो उनका आयरन डोम है, वहाँ रॉकेट गिरने से पहले ही ध्वस्त हो जाता है। तो इसलिए वो हमसे काफी एडवांस है और हमसे 5 गुना ज्यादा उनका यील्ड है किसी भी फील्ड में। ज्यूस थे तो वो हिटलर ने बोला कि वो मारने की तरफ था, इतने बड़े महान वैज्ञानिक को, लेकिन फिर भी ज्यूस को, आइंस्टीन को लोग निकाल ले गए वहां से। फिर कुछ साल ही जिए उसके बाद। तो अब देखें ना, compare the use of manure and fertilizers in maintaining soil fertility. वही सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है, जो हम लोगों के लास्ट पॉइंट्स थे ना, वही सब इसमें लिख रहा है। तो इन दैट क्वेश्चन देखो कि लिख सकते हैं, मैन्योर इज गुड फॉर सॉइल इन इम्प्रूविंग इट्स टेक्सचर। फर्टिलिटी के मामले में लिखना है, टेक्सचर बनाएगा, ठीक है कि नहीं। और क्या होगा, नाउ टेक्सचर इंप्रूव कर देगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट मेक्स सॉइल पोरस। तो इससे क्या होगा, एड ह्यूमस, और ह्यूमस के ऐड होने से क्या होगा बोलो, सो सॉइल बिकम पोरस हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, पोरस। अगर पोरस यानी छिद्रिल हो जाए, पोरस का मतलब हवादार, छिद्रिल, तो पोरस हो जाएगी। सो रूट्स कैन ब्रीथ इजिली, वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, रूट्स सड़ जाती है ना, तो ऐसी जमीन में रूट्स, कभी भी तुम देखोगे किसी गार्डन के पत्ते पीले नहीं पड़ते हैं, रूट्स को इतनी हवा मिल रही है ना। सो रूट्स कैन ब्रीथ इजीली। ग्रास को तो पानी की जरूरत पड़ती है, अगर ना दिया जाएगा तो सूख जाएगी। सो रूट्स कैन ब्रीथ इजीली, उससे हवा मिल सकती है। और क्या बताया, 1-2 पॉइंट और भी था, जैसे इट प्रिवेंट्स, तो हमें फर्टिलिटी के बारे में बताना है, ठीक है। सो मैन्योर है, इट हैज गुड नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन बहुत होती है इसमें क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है। सो इट इज ये चीज है, रिच इन नाइट्रोजन, इट इज हैबिटेट, ये निवास स्थान है, ऑफ अर्थवॉर्म्स and it has long term benefits. It makes soil sustainable and prevents it from becoming infertile. ये जब आपकी जमीन को कभी बंजर नहीं होने देगी। जैसे मैंने अमेरिका में बताया था ना, 5 फसलें वो उगाते थे तो धूल बन गई थी उनकी, पूरी रेत बन गई, सब निकाल लिया जमीन से। और 10 मीटर 3 मंजिल ऊपर जब गुबार उड़ने लगा तो शहर आज भूतों का शहर, सब भागे उस शहर को छोड़, पूरा शहर ही भूतों का शहर बन गया। तो बड़े बड़े घर बना लिए, और जब इतना रेत उड़ेगा तो कौन रहेगा, गन्ना उगाते रहेंगे ना। उन्होंने रोटेशनल या मिक्स्ड फार्मिंग कुछ नहीं की, गन्ना ही गन्ना उगाते रहे। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। और क्या होगा, जबकि
fertilizer are used with caution, it increases the production per acre in comparison to manure. Manure उतना नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम्हें खूब लहलहाती खेती चाहिए तो तुम्हें क्या यूज करना चाहिए? फर्टिलाइजर। हाँ, मैन्योर तो ऐड करना ही चाहिए, फिर फर्टिलाइजर आप ऐड करो। फर्टिलाइजर ज़्यादा ऐड कर दिया तो वर्मी कंपोस्ट सारे मर जाएंगे, ये बात है। तो बहुत ध्यान से करना होगा, विद कॉशन। सो इट इंक्रीजेस द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन भी लिख सकते हो या यील्ड पर एकड़, समझते हो? यील्ड पर एकड़। बट इफ यूज्ड इन एक्सेस, सॉइल क्या हो जाएगी? मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। बट इफ प्रोलॉन्ग यूज देन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। बट फिर आप कहोगे कि हम बिना फर्टिलाइजर के कैसे खेती करें, फिर हमें बोरान तो नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। कई ऐसे प्लांट के एक्सट्रैक्ट और प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे सरसों, जानते हो मस्टर्ड, सरसों के दाने, उसकी खली बनती है। तो सरसों की खली है, उसको आप क्या कर दें, उसको पानी में सड़ा लें, वही पौधों को दें। तो ये जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट वेस्ट बाजार में मिलते हैं जिनमें ये सप्लीमेंट कुछ ना कुछ पाए जाते हैं। प्लांट जिस चीज को पा के बड़े हो रहे हैं, तो क्या उसका अगर हम वेस्ट बनाएंगे उसमें वो चीज नहीं होगी? प्लांट ने कोई चीज ली, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फली फल में वो पाया जाएगा, वो तो पूरे प्लांट में है। तो हम देख लें कौन सा पौधा ऐसा है जिसमें बोरॉन बहुत लेता होगा, कौन सा है। जैसे बनाना, तो बनाना की मल्चिंग करके डाल दो, तुलसी लहलहा जाती है। तुमको मालूम होना चाहिए, अभी हमने बताया पोटेशियम उसमें होता है कि नहीं। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग है। तुम सेलेक्टिवली ऑरेंज के छिलके ले लो, कुछ लोग प्याज के छिलके इकट्ठा करते हैं, हम भी यहाँ से ले जाते हैं 4-4, 5-5 किलो बोरे में भर के। तो सल्फर ही सल्फर है, जिसमें स्मेल आ रही है उसमें सल्फर है। तो अलग से हम ये सल्फर क्यों डालेंगे येलो कलर का? हमको वही चीज़ है। तुमको ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइजर की, क्योंकि उसको डालने से कभी नुकसान नहीं है, और इसको डालोगे तो ज़्यादा पड़ गया तो नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसा नहीं है, जो प्लांट पा रहे हैं तो प्लांट ही का क्यों ना वेस्ट डालो, ठीक है। लेकिन हम लोग जब घर में फार्म का वेस्ट डालते हैं तो हम सेलेक्टिव नहीं होते हैं। हमारे घर प्याज उग रहा है तो हम प्याज का वेस्ट बना लेंगे। तुम सब चीज़ों का वेस्ट डालो ना, सब्जी मंडी से वेस्ट उठा लाओ और फिर देखो क्या नहीं होता है। तो अगर चालाकी से मैन्योर बनाया जाए तो उसमें फिर आपको सभी प्लांट का वेस्ट है। इसीलिए वेजिटेबल पील डाला गया है। लेकिन वेजिटेबल पील तुम कितना डाल रहे हो, फार्म वेस्ट कितना डाल रहे हो? सिर्फ वेजिटेबल पील से जो चीज़ बनाई जाएगी उसमें सब होगा, क्योंकि हम सब कुछ खाते हैं, फ्रूट्स भी खाएंगे। तो अगर उतनी कंपोस्ट तुम यूज़ कर रहे हो तो वो सबसे बढ़िया खेती। सो बट इफ प्रोलॉन्ग यूज देन इट मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, इट किल्स द ऑल लिविंग फॉर्म्स, सो लिविंग insects and vermi forms of field. So ऐसे केस में क्या होगा? So soil becomes susceptible, मतलब बहुत डेलिकेट हो जाएगी। So soil ये नहीं, इसमें मैन्योर में तुम छोड़ दो 2 महीने, तब भी तुम्हारी खेत को कुछ नहीं होगा। और जैसे एक्वेरियम टाइप जो मैन मेड इकोसिस्टम है, उसमें एक दिन दाना नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया, अरे मछली मर गई। अब सॉइल है या गार्डन, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि वो अपने आप ही चल रहा है, उसको अर्थवान देख लेगा, तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं। तो ठीक है ना। तो इसलिए इंसेक्ट ये हो जाएगा। अब आगे क्या पूछा गया है, इतनी बात कही गई है और ये हमने लिख दिया है कि इट गिव्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट बट लॉन्ग टर्म हार्म्स। ठीक है, इतना ही लिखते हैं, इट गिव्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट। अब देखो, आपको
दो क्वेश्चन कराएंगे, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा सॉइल और मैन्योर के बीच में डिफरेंस। एंड दूसरा क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉइल, ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। चलो इसको साइन